हेलो एवरीवन, दिस इज सी साक्षी झा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर नंबर 3 टैक्सेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आपका पेपर नंबर 3 टैक्सेशन क्या क्या चीजें आपको बताता है, क्योंकि आप लोगों ने अभी, मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों ने कभी भी टैक्सेशन सब्जेक्ट को कभी भी पढ़ा नहीं होगा, ना तो 11th 12th में आपके पास कभी टैक्सेशन रहा, ना फाउंडेशन में रहा। तो पेपर नंबर 3 टैक्सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी हमारे माइंड में डाउट्स होंगे ना टैक्सेशन को लेके, वो सब कवर करने वाले हैं कि मैम कितने मार्क्स का आने वाला है टैक्सेशन, क्या वेटेज रहने वाला है, कितना एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, कितना डिस्क्रिप्टिव बेस्ड आने वाला है, ये सारे ही डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। और आप लोगों ने, मुझे जहां तक लगता है, ये भी सुना होगा कि टैक्सेशन तो पूरा ही बदल गया। तो मैम उस बदले हुए सिलेबस के साथ हमें कैसे पढ़ना है, हमारा क्या वो बदला हुआ सिलेबस जो न्यू एक्ट है वो एप्लीकेबल रहने वाला है या ओल्ड एप्लीकेबल रहने वाला है, मैम आप क्या पढ़ाने वाले हो। तो XYZ बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में होंगे। तो आज उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना किसी देरी के। चलो, तो देखो आपका सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में आपका पेपर नंबर 3 रहता है टैक्सेशन, जो कि इन टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, 100 मार्क्स में सेक्शन ए आपका आता है इनकम टैक्स एक्ट और सेक्शन बी आता है आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज कॉल्ड जीएसटी ऑल्सो और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो देखिए इनकम टैक्स हमारा रहने वाला है 50 मार्क्स का, और जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स रहने वाला है वो भी हमारा रहने वाला है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स में 70% आपका रहने वाला है थियोरेटिकल बेस्ड विच इज डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, और जो हमारा 30 मार्क्स का रहने वाला है वो रहने वाला है आपका एमसीक्यू बेस्ड। ओके, सेम आपका जीएसटी के अंदर भी जो 70% पेपर रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, और 30% रहने वाला है सेम एमसीक्यू बेस्ड। मान लो जैसे कि अगर ये 50 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स का आपका रहने वाला है एमसीक्यू बेस्ड, और जो 35 मार्क्स का है वो रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव। सेम यहाँ पे भी ये रहने वाला है आपका 35 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का रहने वाला है आपका एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इनकम टैक्स एक्ट है, ये हमारा, पहली बात तो ये जो क्लास है ये हमारा कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है, मतलब हम लोग ओल्ड एक्ट को पढ़ेंगे या फिर न्यू एक्ट को पढ़ेंगे। तो देखो जो हमारा न्यू एक्ट है वो एप्लीकेबल रहने वाला है आपका मई 2027 से। तो मैम उससे पहले क्या, तो बच्चों बेसिकली जो हमारी क्लास होने वाली है वो सितंबर 2026 और जनवरी 2027 के बच्चों के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। ठीक है, तो जितनी भी ये क्लासेस हम लोग करेंगे विल बी एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु इज गोइंग टू अपीयर फॉर सितंबर 2026 और जनवरी 2027। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि ओल्ड एक्ट रहने वाला है, और जो अभी हमारा चेंज हुआ है इनकम टैक्स एक्ट न्यू एक्ट जो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये वाला न्यू एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025। ओके, तो ये जो है ना ये एप्लीकेबल तो मई से होगा, और हम लोग जो अप्रोच लेके चल रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं मेनली फोकस्ड है हमारा वो है सितंबर स्टूडेंट्स के लिए और जनवरी स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ओल्ड एक्ट को पढ़ेंगे बच्चे, विच इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका अप्रोच क्या रहने वाला है, मतलब मैम हमें सब्जेक्ट पढ़े क्यों, क्या ये हमारे एग्जाम में तो चलिए काम आएगा, बट क्या ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम आएगा, कि जब भी हम लोग चाहेंगे तो क्या हम इसका यूज कर पाएंगे अपने डे टू डे लाइफ में। तो देखो वैसे तो हमारे सीए कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल रहने वाला है। मतलब अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं
तो आप जब आर्टिकलशिप में आएंगे या फिर जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे या जब आप जॉब करेंगे तो आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। और भी सब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे ऑडिट है आप लोगों का, तो ऑडिट भी आप लोगों का ऐसे एप्लीकेबल रहने वाला है, लॉ एप्लीकेबल रहने वाला है। मतलब हमारे सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स है ना वो सभी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल रहने वाला है। बट टैक्सेशन तो कुछ ज्यादा ही एप्लीकेबल रहने वाला है। कैसे? तो देखो, जैसे एग्जाम अप्रोच में तो आपको देखोगे ही टैक्सेशन, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो टैक्सेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आप टैक्सेशन नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा काम, ऐसा कोई भी, इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। तो एग्जाम अप्रोच तो रहने ही वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे ना, तो आर्टिकलशिप में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, मेनली क्वेश्चंस आते हैं आपके टैक्सेशन बेस्ड। तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप स्टार्ट ही करेंगे, जैसे इंटरमीडिएट आपका हो गया, इंटरमीडिएट के बाद जब आप स्टार्ट ही करेंगे ना अपना करियर, तो सबसे पहले ही आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपके सब्जेक्ट से होगा, विच इज टैक्सेशन। ओके, उसके बाद इंटरव्यू राउंड में आपसे टैक्सेशन को लेके बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। फिर उसके अगर आप कल को चल के सीए में आप अपना, ऑब्वियस सी बात है ना, चाहे आप जॉब करें या फिर प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें, तो टैक्सेशन आपके साथ हमेशा ही रहने वाला है। उसके बाद और भी देखो, जैसे आपने कभी अपनी लाइफ में भी ऐसे देखा होगा कि जैसे ही अभी आप सीए इंटरमीडिएट में जैसे आप घुसोगे, अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा सीए फाउंडेशन का, जब आप उस एग्जाम को क्लियर करके सीए इंटरमीडिएट में आएंगे तो आप देखेंगे जो आपके आसपास के लोग हैं, तो जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं ना कि आप सीए कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही बोलेंगे कि बेटा हमारा आईटीआर भर दो, हमें थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बता दो, जीएसटी की रिटर्न कैसे जाएगी, कितना मैं एक सैलरी पर्सन हूँ तो मेरे ऊपर टैक्स कितना आएगा, मैं बिजनेस भी चलाता हूँ साथ के साथ, तो मुझे थोड़ा सा टैक्सेशन के बारे में बता दीजिए। अभी हमारी निर्मला सीतारमण जी वो हमें बताती हैं, हर बार आती हैं, बजट देके जाती हैं, तो बाकी लोगों को नहीं भी समझ में आता होगा तो आपसे पूछते होंगे। तो XYZ चीजें, मतलब प्रैक्टिकल आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा आपके इस सब्जेक्ट की वैल्यू है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इस तरीके से जो आपका पहला जो आपसे उम्मीद होती है ना, वो टैक्स को फाइलिंग करने की ही होती है जब आप एक सीए बन जाते हैं या फिर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑल्सो, है ना। उसके बाद ये जो हमारा इंटरमीडिएट का जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका बेस होगा सीए फाइनल के लिए भी। तो सीए फाइनल में कैसे रहता है आपका, सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स जो आपका डीटी आता है वो 100 मार्क्स का होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी विच इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो हो जाता है हमारा 100 मार्क्स का। तो दोनों ही पेपर अलग अलग हो जाते हैं, पेपर अलग अलग पेपर में बढ़ जाते हैं जाके, बट बेस तो यही रहने वाला है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपका जो सब्जेक्ट अप्रोच रहने वाला है एग्जाम ओरिएंटेड तो रहने ही वाला है, आर्टिकलशिप के दौरान भी आपको यही सब्जेक्ट काम में आएगा, फिर इंटरव्यू के टाइम में भी, और सीए करियर में आप आगे बढ़ेंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे आप या फिर आप लोग जॉब करेंगे तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। उसके बाद ये आपके सीए फाइनल का भी बेस बनाएगा, जो सीए इंटरमीडिएट में आप जो चीजें पढ़ के जाएंगे वही आपका सीए फाइनल में आपके एक तरीके से लीव बना के चलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की। सबसे पहले कि हमारा कितने मार्किंग सिस्टम कैसा रहने वाला है, उसके बाद हमने देखा कि जो क्लास है वो कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है, हम लोग ओल्ड एक्ट पढ़ेंगे कि न्यू एक्ट पढ़ेंगे, और क्या हमारे लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल रहने वाला है, ओल्ड एक्ट एप्लीकेबल रहने वाला है या फिर न्यू एक्ट एप्लीकेबल रहने वाला है। उसके बाद हमने देखा कि ये सब्जेक्ट का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या वैल्यू है, वाई वी शुड स्टडी दिस सब्जेक्ट, ये हमने देखा। तो एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही है, आर्टिकलशिप के दौरान भी आपको ये काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, इंटरमीडिएट में भी काम आएगा, सीए के करियर में आपको काम आएगा और सीए फाइनल का बेस बनाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ने वाले हैं। तो मैम आपने बताया इतना सब कुछ होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा टफ भी होने वाला होगा टैक्सेशन, तो हम इसको कैसे पढ़ें जिससे कि इजी हो जाए, मतलब एकदम इजी वे में हमें ये समझ में आए। समझ में आना वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, क्योंकि आप कोई चीज पढ़ लोगे, याद रख लोगे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट कोई भी चीज समझ में आना वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या ये पेपर थ्योरी रहने वाला है या प्रैक्टिकल रहने वाला है,
ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है वो हमारा थ्योरी बस 2-3 चैप्टर्स ही रहने वाला है, मतलब बाकी के चैप्टर्स में थ्योरी आएगा बट वो एक तरीके से प्रैक्टिकल के लिए बेस बनेगा आपका। ओके, तो 2-3 चैप्टर ही आपका मेनली थ्योरी का आने वाला है, बाकी सारे चैप्टर्स जितने भी हैं आपके वो सब कैसे होने वाले हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे क्लास में बैठ के, एकदम फन वे में क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप लोगों को ऐसे बर्डन टाइप ऑफ ना लगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं लगे। ओके, उसके बाद जो जीएसटी रहने वाला है हमारा वो मेनली थ्योरी बेस्ड रहने वाला है, और इसका 2-3 चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल, मतलब जैसा इनकम टैक्स है एक्ट है उसका उल्टा होने वाला है हमारा जीएसटी। इनकम टैक्स एक्ट में 2-3 चैप्टर आपका थ्योरी बेस्ड रहने वाला है और बाकी का रिमेनिंग सारा प्रैक्टिकल रहने वाला है, और जो हमारा जीएसटी है उसमें 2-3 चैप्टर रहने वाला है आप लोगों का प्रैक्टिकल और बाकी सारा थ्योरी बेस्ड। तो मैम फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना, मतलब हमें प्रैक्टिकल भी करना है, हमें थ्योरी भी करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे फिर मैम? तो हम लोग करेंगे कैसे, हमारा जो अप्रोच रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग, मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट की क्लैरिटी हम लोग मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ देखेंगे। उसके बाद हम लोग बुक्स रेफर करेंगे, और बुक्स और हैंड रिटन नोट्स से आपका जो कंसेप्ट होगा ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग, क्योंकि हमें थ्योरी है तो हमें याद भी रखना है, मैम सिर्फ पढ़ने से तो नहीं हो जाएगा ना, याद भी रखना पड़ेगा। तो उस याद रखने के लिए हम लोग चार्ट बुक को रेफर करेंगे। चार्ट बुक से क्या होगा, आपका माइंड मैपिंग हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग, जब हमने ये 3 चीजें कर ली, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। क्वेश्चन बैंक में हमने पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी सब कुछ क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, और बाकी के भी क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हुए हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे, क्लास के अंदर ही करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी और कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, क्लास के दौरान ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज फिर हमने इतना कुछ डिस्कस किया, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं फटाक से। तो देखो, सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 3 टैक्सेशन 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स में से आपका 50 मार्क्स रहने वाला है इनकम टैक्स और 50 मार्क्स रहने वाला है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 70% पेपर आपका रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव मार्क्स और 30% पेपर रहने वाला है आपका एमसीक्यू बेस्ड। ओके, ये जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी जनवरी 2027 के लिए और सितंबर 2026 के लिए। हम लोग ओल्ड एक्ट को पढ़ेंगे क्योंकि एप्लीकेबल वही होगा हमारा। ओके, और जो न्यू एक्ट है हमारा वो हमारा मई 2027 से एप्लीकेबल होगा। फिर हमने देखा हमारा स्टडी अप्रोच कैसा रहने वाला है, और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है उसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या काम है ना। अब हम देखते हैं, हम फटाक से एक बार मॉड्यूल के ऊपर आते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सा चैप्टर का कितना कितना वेटेज रहने वाला है। आ जाओ फटाक से क्विकली। तो देखिए, ये हमारा पार्ट 1 है इनकम टैक्स लॉ विच इज ऑफ 50 मार्क्स, राइट। इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें मेनली डेफिनेशन, जो मैं आपको थियोरेटिकल चैप्टर्स बता रही थी ना वो यही चैप्टर्स हैं। तो बेसिक में हम लोग देखेंगे मैम टैक्स किसके ऊपर लगाएंगे, टैक्स क्या होता है, टैक्स लगने के लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कब हमसे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है आके बोलेंगे लाओ लाओ टैक्स दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। कौन से ईयर के इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स दे, कब हम लोग टैक्स दे, कितना हमारा स्लैब रेट रहने वाला है, कितना चार्जेस रहने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली है, वो सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। मतलब पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो भी होगा ना हमारा बेसिक, वो सब कुछ इसी चैप्टर के अंदर हमारा कवर होने वाला है। मतलब ईयर के डेफिनेशन में जितने भी डेफिनेशन सेक्शंस होंगे ना वो सभी इसी चैप्टर के अंदर कवर होने वाले हैं। और दूसरा चैप्टर आता है हमारा इसी में रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस देखो, कभी भी अगर आपको टैक्स लेना है तो आप उसी व्यक्ति से टैक्स ले सकते हो जो व्यक्ति
हमारे देश के अंदर रहता है, हमारे रिसोर्सेज को यूज करता है, क्या आप अमेरिकन पर्सन से जाके टैक्स वसूल सकते हो क्या इंडिया के लिए? नहीं वसूल सकते हो। तो इसीलिए हमें देखना जरूरी है कि क्या जिस व्यक्ति से हम लोग टैक्स मांग रहे हैं वो व्यक्ति रेजिडेंशियल है या नहीं। समझ रहे? तो हम लोग देखेंगे स्टेटस ऑफ रेजिडेंशियल हम लोग कैसे जानेंगे, किसको हम बोलेंगे तू रेजिडेंट है और तू रेजिडेंट नहीं है। अगर मान लो मैं 4 दिन के लिए अमेरिका चली गई तो क्या मैं रेजिडेंट नहीं रहूंगी क्या यहाँ की? बिल्कुल रहूंगी। तो ये सारी चीजें मतलब कंडीशंस हम लोग देखेंगे कि कौन से व्यक्ति को आप लोग रेजिडेंट मानेंगे और कौन से व्यक्ति को आप लोग रेजिडेंट नहीं मानेंगे। मतलब कैटेगरीज देखेंगे कि कौन व्यक्ति रेजिडेंट होगा और कौन व्यक्ति नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टोटल इनकम कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। तो ये रहने वाला है बच्चों आपका 10 to 20 मार्क्स का वेटेज 10 to 20% का वेटेज आपके एग्जाम में रखने वाला है ये चैप्टर्स। ओके, जब हमने ये कर लिया उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकम क्या होती है। ठीक है, ऊपर हम लोग पढ़ के आए इनकम क्या होती है। अब हम देखेंगे इनकम की मेनली 5 हेड है और वो 5 हेड कौन कौन से हैं वो हम लोग देखने वाले है ना। तो इनकम के 5 हेड से सबसे पहले आता है, मतलब 5 सर वाला है। ओके, रावण 10 सर वाला था, ये हमारा 5 सर रहने वाला है। तो सबसे पहला है हमारा सैलरी, दूसरा रहने वाला है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा रहने वाला है पीजीबीपी, उसके बाद हमारा रहने वाला है कैपिटल गेन और लास्ट हमारा रहने वाला है अदर सोर्सेस। तो देखिए सबसे पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये जो है ना ये चैप्टर हमारा, ये जो चैप्टर्स हैं हमारे हेड्स ऑफ इनकम, यही हमें बताएंगे कि मैम कितना डिडक्शन दोगे, अगर कोई सैलरी पर्सन है उसके ऊपर कितना टैक्स लगाओगे, अगर कोई बिजनेस कर रहा है उससे कितना टैक्स वसूलेंगे, अगर बिजनेस करने के साथ साथ उसकी इनकम इतनी है तो कितना टैक्स लगेगा, बिजनेस भी कर रहा है सैलरी भी कमा रहा है तो कितना टैक्स लगेगा, हम कैसे सभी इनकम को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, कितने को आप क्या क्या डिडक्शंस दोगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। मेनली जो हमारे 5 हेड्स हैं उन 5 हेड्स को पर चैप्टर वाइज, मतलब सैलरी हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, पीजीबीपी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, कैपिटल गेन अलग चैप्टर में पढ़ेंगे और लास्ट अदर सोर्सेज, मतलब जो किसी का नहीं होता, जो इन 4 हेड से बच जाएगा उसको हम कहां डाल देंगे अदर सोर्सेज के अंदर। समझ रहे हैं आप लोग? तो जो भी व्यक्ति सैलरी से इनकम कमाएगा उसकी हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से। जो भी व्यक्ति अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, हाउसेज है जिसको उसने रेंट आउट कर दिया है, उसके ऊपर किराया आ रहा है, तो उस इनकम को हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, हाउस प्रॉपर्टी से। ओके, उसी के हम लोग कुछ डिडक्शंस भी देंगे जो हमें स्पेसिफाइड होगा लॉ के अंदर। ओके, उसके बाद जो व्यक्ति बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस या फिर प्रोफेशन से कुछ भी कमा रहा होगा तो उसको हम लोग पीजीबीपी के हेड में डालेंगे। मतलब कोई व्यक्ति है जो कि एबीसी कंपनी चला रहा है, तो जो कंपनी से प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो हमारे सैलरी वाले हेड में नहीं होगी बल्कि पीजीबीपी में होगी। और जैसे मान लो मैं सीए हूं, तो मेरा अगर मैं प्रोफेशन से अगर मैं कोई भी इनकम कमा रही हूं तो उसकी भी कैलकुलेशन मेरी सैलरी में नहीं होगी बल्कि कहां होगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले इनकम के कॉलम से। उसके बाद मान लो मेरे पास कोई कैपिटल था, है ना, उसको मैंने बेच दिया, उससे मुझे कुछ फायदा हो गया, कैपिटल गेन, उसकी इनकम हम कैलकुलेशन कहां पे करेंगे, अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। ओके, उसके बाद जो हमारा जैसे इंटरेस्ट रह गया, डिविडेंड रह गया, इन सब की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इसका वेटेज रहने वाला है 25 से लेके 30% का। समझ में आया आप लोगों को यहां तक? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हमने ये जो 5 इनकम है, जब हमने उसको सबको एक एक करके रेडी किया, मतलब सैलरी को अलग डिडक्शन दी, उसमें चार्जेस अलग लगाए, उसके ऊपर टैक्सेशन अलग कैलकुलेट किया, सब कुछ कर लिया हमने। उसके बाद सैलरी किया, हाउस प्रॉपर्टी किया, कैपिटल गेन किया, फिर आपका पीजीबीपी किया और लास्ट अदर सोर्सेज, इन सबको लेके आए। और इन सभी इनकम, हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति सैलरी से भी इनकम कमा रहा हो, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम कमा रहा हो, उसके बाद
प्रोफेशन से भी कमा रहा हो, उसके बाद आपका कैपिटल गेन से भी कमा रहा हो और अदर सोर्सेज से भी इनकम आ रहे हैं, तो उन सभी इनकम को हम लोग क्या करेंगे, क्लब करेंगे, सभी इनकम को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग टैक्स लगाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी हम लोग इनकम के ऊपर एक हेड के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, बल्कि जितने भी हेड से एक एक रुपए भी अगर आएगा ना, उन सभी एक एक रुपए को क्या करते हैं, क्लब करते हैं, जोड़ते हैं साथ में, उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर टैक्सेशन लगाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी अगर कोई एडवांस टैक्स पेड है, टीडीएस कटा हुआ है, ये सभी हीरोज हैं आपके इस सब्जेक्ट के, वो हम एक एक करके देखेंगे कि मैम टीडीएस क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये हम देखेंगे, टीडीएस कटा हुआ है, किसी ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, तो अब वो टैक्स पे करने के बाद भी मान लो कोई व्यक्ति है जो कि 20 लाख की इनकम कमा रहा है, सभी आपके हेड्स को मिला के उस 20 लाख के ऊपर उसका कुछ टैक्स बन रहा है, तो कुछ टैक्स वो टीडीएस के रूप में जमा करा देता है और कुछ टैक्स मान लीजिए एडवांस टैक्स के रूप में जमा करा देता है अगर वो बिजनेस कर रहा है तो। उसके बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट हो जाता है, तो वो जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया वो माइनस हो जाता है और फिर टोटल आपका जो भी इनकम आता है, जो भी टैक्स आता है, वो आपको हमें पे करना पड़ता है। तो ये वाला जो है ना, ये वाले पार्ट में हमें इसको पे करना पड़ता है। तो हमारा क्लबिंग आता है 15 से लेके 20% का, और सेम एडवांस टैक्स, टीडीएस, ये सब भी आता है हमारा 15 से लेके 20% का। और लास्ट में जिसमें हम लोग कंपटीशन देखेंगे, सरचार्ज लगाएंगे, सेस लगाएंगे, टैक्सेशन के स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली हम लोग टैक्स मारेंगे उसके ऊपर। तो ये सभी हमारा आता है 20 से लेके 25% के बीच में। तो आई होप कि आपको इनकम टैक्स एक्ट के पूरे सिलेबस के बारे में अब शायद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कि मैम कितना हमारा फर्स्ट चैप्टर का वेटेज है, सेकंड का है, कितना हमारा हेड्स का वेटेज है, कितना हमारा क्लबिंग सेट ऑफ उसका वेटेज है, और उसके बाद हमारा कंपटीशन का वेटेज कितना रहने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट बी के साथ, विच इज जीएसटी। ओके, आ जाओ। अब देखो, जीएसटी के अंदर बेसिकली हमारा 3 पार्ट में जो हमारा आईसीएआई ने इसको बांट रखा है। तो सबसे पहला पार्ट आता है इंट्रो। इंट्रो मतलब जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स बताएंगे कि जीएसटी को क्यों लाया गया, क्या जरूरत पड़ी हमें जीएसटी की, जीएसटी नहीं था तो कैसा था, जीएसटी आने के बाद क्या हो गया, मतलब जितने भी फायदे हैं, जितनी भी चीजें हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारा बताया जाता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर या फिर पार्ट नंबर 1 के अंदर, जो कि हो सकता है आए भी और नहीं भी आए। तो अगर आता है तो आपका 5% का वेटेज लगता है, अदरवाइज 0 से लेकर 5 के बीच में हमारा इसका वेटेज रहने वाला है। ओके, तो हमारा जो मेन पार्ट है विच इज सेकंड पार्ट, वो रहने वाला है हमारा मेनली एकदम एक बहुत बड़ा जो है ना हमारा पार्ट कवर करने वाला है या फिर परसेंटेज या वेटेज रखने वाला है, वो है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे लेवी, किसके ऊपर जीएसटी लगाए मैम और किससे कलेक्ट करें। समझ में आप लोग, जैसे डायरेक्ट टैक्स जब हम करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स जो व्यक्ति कमा रहा है ना वही व्यक्ति पे भी करता है, बट जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी इंपोज तो किसी और के ऊपर होता है बट पे कोई और करता है, लेवी किसी और के ऊपर होता है, पे और कोई और बन जाता है। ऐसा क्यों होता है मैम? तो ये सब चीज तो हम देखेंगे ही वैसे। अच्छा, क्यों होता है मोटा मोटा बता देती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग खुद ही बताइए मुझे कि मैं क्लास चला रही हूँ तो सभी इसके ऊपर जीएसटी लगता होगा मुझे, उस जीएसटी को अगर गवर्नमेंट से मुझे पकड़े, क्या अच्छे से कलेक्शन मेरे से हो सकता है, या अगर क्लास में 1000 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन 1000 स्टूडेंट्स को पकड़े? तो सेम जो आपका जवाब है कि मैम आपसे ले लेगी ना गवर्नमेंट, तभी तो इजी हो जाएगा, सिर्फ आपसे लेने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा। बाकी अगर हम लोग जो जिसके ऊपर जो पेयर हो जाएगा अगर उसको पकड़ने बैठे तो 1000 लोगों को पकड़ना पड़ेगा मैम, तो इजी है ना कि आपको पकड़ ले, आपसे ही वसूल ले। तो वही बेटा यही गवर्नमेंट भी करती है, क्या करती है, जो व्यक्ति जिसके ऊपर जो काम कर रहा है, जो रजिस्टर्ड हो जाता है, उससे क्या कर लेती है, टैक्स को वसूल लेती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तो बियर तो कोई और कर रहा होता है बट पे कोई और कर रहा होता है, मतलब लेवी किसी और के ऊपर हो रहा होता है, पे कोई और कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जीएसटी
कौन कौन से जीएसटी है हमारे पास। जीएसटी में भी हमारे पास मेनली दो टाइप के जीएसटी है, सीजीएसटी, आईजीएसटी। उसमें हम लोग देखेंगे कि कितना कितना हम लोग, और एसजीएसटी, तीन मोटा मोटा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगाती है, कुछ कुछ ऐसा है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स मारती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि मैम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, किसको हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, टाइम क्या होगा, वैल्यू क्या होगा और आईटीसी क्या होगा। मोटा मोटा जितने भी हमारे एक तरीके से ये पूरा पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट और प्लस में लेवी एंड कलेक्शन, ओके। उसके बाद और लास्ट पार्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, कि कितनी आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बनी, कितना आपको जीएसटी पे ऑफ करना पड़ेगा, ओके। जब हमने ये चीज कर लिया तो हम लोग आते हैं पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन देखते हैं, टैक्स इनवॉइस देखते हैं, डेबिट नोट देखते हैं, क्रेडिट नोट देखते हैं, जितने भी हमारे बिल्स होते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, अकाउंट्स रिकॉर्ड देखते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स देखते हैं, और लास्ट में जाके हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न को फाइल कर देते हैं। मतलब सबसे पहले हमने बेसिक कंपोनेंट देखा, मतलब बेसिक की जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरे वाले पार्ट में हम लोग जो मेन पार्ट है ना, जो हमारा 50 से लेके 80% का वेटेज रखता है हमारे एग्जामिनेशन में, तो वो होता है हमारा लेवी कलेक्शन, कि किसके ऊपर लेवी करेगी, किससे कलेक्ट करेगी, और दूसरा बेसिक कंपोनेंट, जो जीएसटी के बेसिक कंपोनेंट्स है वो सभी चीज हम लोग इसी वाले पार्ट में देखने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि मेनली कि जीएसटी का टैक्स लायबिलिटी हमारा कितना बना, कौन जमा कराएगा, रजिस्ट्रेशन किसको कराना मैंडेटरी है, किस वाले इनवॉइस के ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन होगा, पेमेंट कैसी होगी टैक्स की, और लास्ट में रिटर्न को हम लोग कैसे फाइल करते हैं, ओके। तो हमने ये दोनों ही पार्ट को कवर कर लिया। पहले हमने इनकम टैक्स को कवर किया और उसके बाद हमने जीएसटी को कवर किया, ठीक है। तो हमने जितने भी, मुझे लगता है आप लोगों के डाउट्स होंगे कि एग्जाम में क्या क्या चीजें एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है, एग्जाम फोकस्ड रहने वाली है, कितने मार्क्स का आने वाला है, वो सब कुछ हमने कर लिया। कैसे हम लोग, क्या हमारा स्टडी अप्रोच रहने वाला है, हर एक डाउट को हमने क्या कर लिया, आई गेस कवर अप कर लिया है। और भी कोई अगर डाउट आपके रह गए हो फिर भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं उन डाउट्स को, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे तो मे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम लोग जब लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, अभी वेरी सून वी आर गोइंग टू अनाउंस आवर लाइव क्लास, तो उसमें हम लोग वो सारे डाउट्स को एक बार पकड़ के फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हुए चलेंगे। आई गेस आपको सब कुछ मेरे हिसाब से आपको कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। और आज के बाद शायद आपको पर्टिकुलर टैक्सेशन को लेकर शायद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है ना। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस। इसी के साथ साथ मैं अपनी इस क्लास को एंड करती हूँ, ओके।